Subscribe now. कुछ जानने की उत्सुकता और जिद हमेशा ही सही नहीं होती। ऐसा ही कुछ हुआ रोनित के साथ। वह नहीं जानता था कि उसकी जिद उसकी पूरी दुनिया बदल कर रख देगा। रोनित सेकेंड ईयर का स्टूडेंट था। वह पढ़ने में काफी होशियार था। कुछ साल पहले ही रोनित के पिता की डेथ हो चुकी थी, इसलिए रोनित पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब भी करता था। वह एक लाइब्रेरी में अकाउंट सेक्शन का काम देखा करता था। जिस लाइब्रेरी में रोनित काम करता था वह लाइब्रेरी रिया नाम की एक लड़की की थी। रिया स्वभाव से थोड़ी गंभीर थी। उसने अपने लाइब्रेरी में रोनित के सिवा दूसरे किसी एम्प्लॉय को काम पर नहीं रखा था। वह खुद ही सारा काम देखा करती थी। रोनित को लाइब्रेरी में काम करते कुछ महीने बीत चुके थे, लेकिन उसे यह बात समझ नहीं आती थी कि रिया लाइब्रेरी को 7 बजे ही क्यों बंद कर देती है। वह कभी भी 7 बजे के बाद लाइब्रेरी को ओपन नहीं रखती थी। रोनित को यह सब काफी अजीब लगता था। उसने कई बार रिया से कहा भी कि यदि लाइब्रेरी को रात के 9 बजे तक ओपन रखा जाए तो अच्छी इनकम हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे लोग तो शाम 7 बजे के बाद ही फ्री होते हैं। लेकिन रोनित के लाख समझाने पर भी रिया इस बात के लिए राजी नहीं हुई थी। जब रोनित ने यह बात अपने फ्रेंड सैम को बताई तो सैम ने उसे समझाया कि तू क्यों इस बात के पीछे पड़ा है। लाइब्रेरी 7 बजे बंद हो या 10 बजे, तुझे उससे क्या लेना देना। अरे बस अपनी सैलरी से मतलब रखना चाहिए। लेकिन रोनित थोड़ा जिद्दी स्वभाव का था। वह जिस भी बात के पीछे लग जाता था उसे बिना जाने उसे चैन नहीं पड़ता था। लेकिन इस बार की यह जिद उसे बहुत भारी पड़ने वाली थी। हुआ यूं कि रोज की तरह कॉलेज खत्म करके रोनित लाइब्रेरी पहुंचा। शाम के 5 बज रहे थे कि अचानक मिस रिया की तबीयत खराब हो जाती है। उसे पूरा विश्वास था कि रिया इस लाइब्रेरी को इवनिंग पार्टी के लिए रेंट पर देती है, तभी तो शाम होने के बाद लाइब्रेरी बंद हो जाती है ताकि शाम के जश्न के लिए इसे तैयार किया जा सके। जैसे ही शाम के 7 बजते हैं रोनित लाइब्रेरी की लाइट्स को ऑफ कर देता है ताकि किसी को शक ना हो कि लाइब्रेरी खुली हुई है। अब उसे इंतजार था तो बस लोगों का और पार्टी शुरू होने का। जैसे जैसे रात गहरा रही थी लाइब्रेरी के अंदर का माहौल सर्द होने लगा था। गर्मी के मौसम में भी रोनित को ठंड लगने लगी थी। रात के करीब 9 बजे रोनित को ऐसा लगने लगता है जैसे कि ऊपर के फ्लोर पर लोगों की हलचल बढ़ने लगी है। अब रोनित को पूरा यकीन हो चुका था कि उसका शक बिल्कुल सही है, लेकिन कहीं ना कहीं उसे कुछ अजीब महसूस हो रहा था, क्योंकि उसने किसी को अंदर आते हुए नहीं देखा था। वह धीरे धीरे दबे पांव ऊपर की फ्लोर की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन ऊपर पहुंचने पर वह ये देखकर हैरान रह जाता है कि वहां तो कोई है ही नहीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि नीचे उसने जो आवाज सुनी थी वह किसकी थी। अब उसे थोड़ा थोड़ा डर लगने लगता है। वह लाइब्रेरी में अपने रुकने के फैसले पर पछताने लगता है। तभी उसे उस कमरे में एक लड़की बैठी दिखती है, जो कि एक अलमारी के तरफ फेस किए बैठी रो रही थी। रोनित अचानक से वहां एक लड़की को देखकर घबरा जाता है। तभी उसके दिमाग में आता है कि कहीं ये रिया तो नहीं। हो सकता है कि वह वापस आ गई हो और अंधेरे की वजह से उसने उसे ऊपर आता ना देखा हो। रोनित धीरे धीरे उस लड़की की ओर बढ़ने लगता है। तभी अचानक वह लड़की मानो अलमारी में गायब हो जाती है। रोनित का तो मानो खून जमसा गया था। वह उस अलमारी के पास जाता है और झटके से उस अलमारी को खोल देता है। अंदर का नजारा देखते ही उसकी चीख निकल जाती है। अंदर एक लड़की की सड़ी गली लाश पड़ी थी और जिसकी आंखें सफेद हो चुकी थी। यह नजारा देखकर रोनित बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आता है तो वह देखता है कि उस अलमारी में कोई भी लाश नहीं है। वह सोचता है कि हो सकता है उसे वहम हो गया हो। वह बाहर जाने के लिए मुड़ता है। तभी उसकी नजर अलमारी में पड़े काले रंग के किताब पर जाती है, जिसके ऊपर एक निशान बना होता है जिसमें से रोशनी निकल रही होती है। रोनित सोचता है कि लगता है यह एक जादुई किताब है। तभी तो रिया ने इस किताब को छुपाकर इस अलमारी में रखा हुआ है। वह उस किताब को उठा लेता है और जल्दी जल्दी लाइब्रेरी का मेन डोर बंद कर अपने घर के लिए निकल जाता है।
घर पहुंचने पर सीधे उस किताब को लेकर अपने कमरे में पहुंचता है और उसे उलट पलट कर देखने के बाद वह डिसाइड करता है कि वह इस किताब को अगले दिन ठीक से देखेगा। यह सोचकर वह उस किताब को बेड के बगल में रखकर सो जाता है। आधी रात जाते ही उसे ऐसा लगता है मानो उसका गला किसी ने दबा रखा हो। उसका दम घुटने लगता है, उसे घबराहट होने लगती है और वह उठकर बैठ जाता है। आंख खुलते ही वह अपने सामने अपनी बहन को खड़ा पाता है, जो कि अजीब नजरों से उसे देखे जा रही थी, साथ ही दीवार की तरफ इशारा भी किए जा रही थी। रोनित उससे पूछता है कि क्या हुआ, वह उसे ऐसे क्यों देख रही है, जिसके जवाब में वह कुछ नहीं कहती और कमरे से बाहर चली जाती है। रोनित उस तरफ देखता है जिस तरफ उसकी बहन ने इशारा किया होता है। वह देखता है कि एक औरत दीवार की तरफ अपना चेहरा छुपाकर बैठी है और अपने लंबे लंबे नाखूनों से दीवार को खरोंच रही है। जैसे ही रोनित उसके पास पहुंचता है, उसका भयानक चेहरा देखकर रोनित की रूह कांप जाती है। वह वही सड़ी हुई लाश थी जो उसने लाइब्रेरी में देखी थी। तभी अचानक वह वहां से गायब हो जाती है। रोनित को समझ नहीं आ रहा था कि यह उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। कौन है यह लड़की जो उसे बार बार दिखाई दे रही है। वह डरता हुआ सोचता है कि वह अपने कमरे में सोएगा ही नहीं। वह उस किताब को उठाता है और बाहर हॉल में आ जाता है। उसे ऐसा लगता है कि शायद ज्यादा थकान की वजह से उसे ऐसे वहम हो रहे हैं। रोनित वह बुक पढ़ने ही वाला होता है कि तभी उसे याद आता है कि उसके कॉलेज का एक प्रोजेक्ट है जो उसे आज ही कंप्लीट करना है। वह जल्दी जल्दी अपने कमरे में जाता है और वहीं बैठकर अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करने लगता है। दूसरी तरफ रोनित की माँ की नींद प्यास की वजह से टूट जाती है। वह हॉल से होते हुए किचन की तरफ जा रही थी कि तभी उसकी नजर उस किताब पर पड़ती है जिसके पन्ने अपने आप पलट रहे थे। यह देखकर वह सोच में पड़ जाती है, क्योंकि ना तो फैन ऑन था और ना ही खिड़कियां खुली हुई थी, जिसकी वजह से उसके पन्ने पलट रहे थे। वह उस किताब के पास जाती है और उसे बंद करने वाली ही होती है कि तभी उस किताब से एक भयानक हाथ बाहर निकलता है और रोनित की माँ को किताब के अंदर खींच लेता है। उसकी चीख से पूरा घर गूंज उठता है। रोनित घबराकर हॉल में आता है। वह इधर उधर देखता है। तभी उसकी नजर किताब के उस पन्ने पर जाती है जिसमें उसकी माँ हमेशा के लिए कैद हो चुकी थी। वह देखता है कि उसकी माँ की तस्वीर से खून के आंसू निकल रहे थे। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह पागल सा होने लगता है। वह बार बार खुद को कोस रहा था कि आखिर उसने रिया के बार बार समझाने पर भी लाइब्रेरी बंद क्यों नहीं की। और तो और यह मनहूस किताब भी अपने साथ अपने घर लेकर आ गया। अब पता नहीं इस किताब का क्या रहस्य है जो उसकी माँ इस किताब में कैद हो चुकी है। वह फैसला करता है कि वह अभी इस किताब के साथ रिया के घर जाएगा और अपनी माँ को बचाने के बारे में पूछेगा। वह जल्दी जल्दी रिया के घर पहुंचता है और उसके गेट खोलते ही उसके सामने हाथ जोड़ते हुए कहता है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है, जिसके बाद वह उसे सारी बातें बता देता है और रोते हुए कहता है कि इस बुक में उसकी माँ कैद हो चुकी है, वह उन्हें कैसे बचा सकता है। सारी बात सुनने के बाद रिया काफी घबरा जाती है। वह रोनित से कहती है कि तुमने अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए इतनी बड़ी गलती कर दी है जिसकी भरपाई तुम्हारी माँ कर रही है और पता नहीं आगे कौन कौन करेगा। वह उसे बताती है कि यह किताब कोई जादुई किताब नहीं बल्कि एक ईविल बुक है। यह किताब शैतान को इस दुनिया में वापस लाने का एक जरिया है। इस किताब की ताकत रात 8 बजे के बाद बढ़ जाती है, इसलिए वह लाइब्रेरी को 7 बजे तक बंद कर दिया करती थी और साथ ही इस किताब को अलमारी के अंदर छुपा कर रखती थी ताकि वह इसकी बुरी शक्तियों से खुद के साथ साथ सभी को बचा सके। लेकिन तुम्हारी वजह से यह किताब फिर से आजाद हो गई है। यह जिसके हाथों में जाएगी उसकी पूरी दुनिया तबाह कर देगी और पहली बलि इसने तुम्हारी माँ के लिए है। अब आगे क्या होने वाला है यह कोई नहीं बता सकता। तभी रोनित की नजर किताब पर पड़ती है जिसके पन्ने अचानक से पलटने लगते हैं। वह डर के मारे किताब को नीचे फेंक देता है। तभी किताब से एक भयानक हाथ बाहर निकल आता है और रिया को किताब के अंदर खींच लेता है। यह देखकर रोनित की सांसें रुकने लगती है। वह डर के मारे कांपने लगता है। तभी उसे ध्यान आता है कि पास में एक चर्च है। वह जल्दी से उस किताब को लेकर चर्च जाने की सोचता है। रोनित अभी ये सोच ही रहा था
कि तभी नीचे पड़े उस किताब के पन्ने फिर से एक बार पलटते हैं और इस बार किताब से निकलने वाला वह भयानक हाथ रोनित को अपने अंदर खींच लेता है। किताब के अंदर पल पल मौत के करीब पहुंचता रोनित अपनी जिद और अपनी सनक पर खून के आंसू बहा रहा था। बर्थडे मनाना और गिफ्ट लेना किसे नहीं पसंद, लेकिन क्या हो जब उन मिले हुए गिफ्ट्स की वजह से आपकी जिंदगी में तूफान आ जाए। यही हुआ विलियम फैमिली के साथ। आज विलियम फैमिली काफी खुश थी क्योंकि मिस्टर विलियम का अपना घर लेने का बरसों का सपना आज सच हो गया था। उन्होंने अमेरिका के छोटे से शहर में अपना एक मकान ले लिया। मिस्टर विलियम का स्वभाव थोड़ा चिड़चिड़ा और गुस्सैल था। वह बात बात पर सामने वाले की इंसल्ट किया करते थे और घर के सामान उठाकर इधर उधर फेंक दिया करते थे। नई जगह पर शिफ्ट हुए उन्हें कुछ दिन गुजर चुके थे। उनके बेटे जॉन को नई जगह और नया घर काफी पसंद था। वह यहाँ आकर काफी खुश था, लेकिन मिस्टर विलियम की वाइफ सारा मेडना मिलने की वजह से काफी परेशान थी। तभी एक दिन एक कंपनी की ओर से भेजी गई एक मेड उनके यहाँ पहुंचती है, जिसका नाम मैरी होता है। वह देखने में थोड़ी अजीब थी। उसकी आंखों में एक सूनापन था जो कि सामने वाले को डर का एहसास कराने के लिए काफी था। सारा मैरी को कल से काम पर आने के लिए कहती हैं। साथ ही वह उसे मिस्टर विलियम के स्वभाव के बारे में भी बताती हैं। मैरी को समझाती हैं कि मिस्टर विलियम अक्सर ही गुस्से में होते हैं और सामने वाले की इंसल्ट करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते। अगर तुम्हें इस बात से कोई परेशानी नहीं है तो तुम बेशक कल से आ सकती हो। मैरी मान जाती है और अगले दिन से रेगुलर काम पर आने लगती है। इधर मिस्टर विलियम अपने स्वभाव के कारण अक्सर ही उस पर गुस्सा निकालते रहते हैं। उनके इस हरकत पर मैरी मन ही मन गुस्से से भर उठती थी, पर वह कुछ कहती नहीं थी। एक दिन जॉन का बर्थडे होता है। घर में ढेर सारे मेहमान आए होते हैं। इसी भीड़ का फायदा उठाते हुए मैरी जॉन को एक डॉल गिफ्ट करती है और चुपके से वहां से निकल जाती है। जॉन को डॉल बेहद पसंद आती है। रात होती है, साथ ही सारे मेहमान चले जाते हैं, जिसके बाद जॉन की मॉम सारा उसके हाथों में वो डॉल देखकर पूछती है कि यह डॉल उसे किसने गिफ्ट की है। जॉन उसे बताता है कि यह डॉल उसे मैरी आंटी ने गिफ्ट की है। सारा को सुनकर यह आश्चर्य होता है, क्योंकि यदि मैरी पार्टी में आई थी तो उसे मिली क्यों नहीं। अगले दिन मिस्टर विलियम का फ्रेंड सैम, जो कि एक पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट था, विलियम के घर आता है। घर में कदम रखते ही उसे कुछ स्ट्रॉन्ग नेगेटिव वाइब्स आती हैं। वह विलियम से कहता है, यार विलियम, जब तूने ये घर लिया था उस वक्त तो मैं तेरे साथ ही था, सब कुछ तो ठीक था, लेकिन इतनी जल्दी ऐसा क्या हुआ कि घर की वाइब्स ही चेंज हो गई। मुझे यहाँ किसी नेगेटिव एनर्जी होने का एहसास हो रहा है। विलियम, क्या यार तू भी हर वक्त खोजबीन में लगा रहता है। चल आजा, तुझे अपने बेटे से मिलवाता हूँ। विलियम सैम को अपने बेटे जॉन से मिलवाता है। सैम जैसे ही जॉन के कमरे में आता है, उसकी नजर जॉन के हाथ में पड़े उस खिलौने पर जाती है। उसे देखते ही सैम को लगता है जैसे इस घर में मौजूद सारी नेगेटिव वाइब्स इसी डॉल से आ रही हो। वह उस वक्त तो कुछ नहीं कहता, लेकिन बाहर हॉल में आते ही वह विलियम से कहता है, विलियम, तुम्हारे बेटे के हाथ में जो डॉल थी वह मुझे सही नहीं लगी। हो सके तो उस डॉल को अपने घर से बाहर फेंक दो, और हाँ, थोड़ा सतर्क रहना। कोई भी प्रॉब्लम हो तुरंत मुझे कॉल करना। विलियम को सैम की बातें कुछ खास समझ में नहीं आती, लेकिन उसके घर से जाते ही वो जॉन के कमरे में जाता है और जॉन से वह डॉल मांगते हुए कहता है, जॉन, जितनी जल्दी हो सके ये डॉल मुझे दे दो। सारा दिन इस गंदी सी डॉल से चिपके रहते हो। पूरा कमरा फैला कर रखा हुआ है। तुम्हें ना तो अपनी फिक्र है और ना ही अपनी पढ़ाई की। डैड, इसका नाम रॉबर्ट है, प्लीज आप इसे इसके नाम से बुलाइए। जॉन को जवाब देते सुनकर विलियम को गुस्सा आ जाता है और वो उस डॉल को जॉन के हाथों से छीनते हुए खिड़की से बाहर फेंक देता है और जॉन से कहता है, खबरदार, जो तुमने बाहर से उस डॉल को लाने की कोशिश की, चुपचाप से सो जाओ। विलियम के डॉल को बाहर फेंकने के बाद जॉन रोते रोते सो जाता है। आधी रात के वक्त विलियम की नींद एक आवाज से खुल जाती है। उसे लगता है जैसे हॉल के विंडो पर कोई जोर जोर से नॉक कर रहा हो। वह उठता है और बाहर हॉल में जाता है। वहां का नजारा देखकर विलियम की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वह देखता है खिड़की के बाहर वही डॉल खड़ी है।
ये देखकर विलियम काफी हैरान हो जाता है। तभी अचानक एक जोरदार आवाज के साथ खिड़की के शीशे टूटकर बिखर जाते हैं और वह डॉल कूदकर घर के अंदर आ जाती है। घर के अंदर आते ही वह विलियम्स के चेहरे पर अपने नाखूनों से अटैक कर देती है। डर के मारे विलियम की चीख निकल जाती है। उसकी आवाज सुनकर सारा और जॉन दोनों ही हॉल में आ जाते हैं और दोनों उस खतरनाक मंजर को देखकर आश्चर्य में थे। तभी जॉन तेज आवाज में उस डॉल से कहता है, रॉबर्ट प्लीज उन्हें छोड़ दो, वो मेरे पापा हैं। ये सुनकर वो डॉल विलियम को छोड़ देती है और डरावनी आवाज में विलियम से कहती है, खबरदार, जो तुमने या किसी ने मुझे जॉन से अलग करने की कोशिश भी की तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। विलियम को समझ नहीं आ रहा था कि वह करे तो क्या करे। तभी उसे सैम की याद आती है। वह सैम को फोन लगाता है और सारी बातें बताता है, जिसके बाद सैम प्रिस्ट के साथ विलियम के घर पहुंचते हैं। प्रिस्ट के घर में कदम रखते ही डॉल काफी गुस्से में आ जाती है। साथ ही जॉन को चोट पहुंचाना शुरू कर देती है, लेकिन प्रिस्ट चंटिंग करते हुए उस पर होली वाटर का छिड़काव करते हैं और उसे शांत करके एक अभिमंत्रित बॉक्स में बंद कर देते हैं। घर का माहौल काफी डरावना हो चुका था। वह विलियम को बताते हैं कि यह एक शापित डॉल है, जिसे ना जाने कितनी ही बुरी शक्तियों के पावर से बनाया गया है। इसे कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता। जिस किसी ने भी ये डॉल आपके घर में पहुंचाई है, उसका एकमात्र मकसद आपकी फैमिली की तबाही थी। लेकिन अब डरने की कोई बात नहीं है। मैंने इसे एक ऐसे बॉक्स में कैद कर दिया है जिसमें से यह तुम्हारी फैमिली को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। लेकिन ध्यान रहे, कोई भी इस बॉक्स के करीब न जाने पाए। प्रिस्ट की बात मानकर विलियम और उसकी पत्नी उस बॉक्स को ऊपर बने स्टोर रूम में रख देते हैं और बाहर से ताला लगा देते हैं। लेकिन शायद उस शापित डॉल की मनहूसियत इतनी अधिक थी कि विलियम फैमिली पर इसका असर अभी भी पड़ रहा था। रात को अक्सर ही किसी के हंसने की आवाज आने लगती, तो कभी ऐसा लगता कोई जोर जोर से जॉन का नाम पुकार रहा हो। यही नहीं, जॉन अक्सर बीमार रहने लगा था और विलियम को उनके बिजनेस में काफी लॉस होने लगता है, जिसके कारण उनके और उनके पत्नी के बीच लड़ाइयां शुरू हो जाती हैं। एक दिन विलियम के फ्रेंड सैम ने उसे उस घर को बेच देने की राय दी। उसकी बात को मानते हुए विलियम ने जॉन को हॉस्टल भेज दिया और उस घर को बेचकर दूसरे शहर में शिफ्ट हो गया। कहते हैं उस घर को जिसने खरीदा, उसे जब उस शापित डॉल के बारे में पता चला तो उसने उस डॉल को फ्लोरिडा के ईस्ट मार्टलो म्यूजियम में बेच दिया। कहा जाता है कि वह शापित डॉल आज भी उसी म्यूजियम में मौजूद है। यही नहीं, कहते हैं जो भी उस डॉल के करीब जाता है उसकी मनहूसियत से बच नहीं पाता। 1992 की एक रात शिमला की घनी वादियों में पुलिस को एक लाश मिलती है, जिसके पूरे शरीर पर कहीं कोई भी निशान नहीं थे, लेकिन उसके गले पर 2 होल बने हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसके पूरे शरीर का खून उन्हीं 2 होल से निचोड़ लिया गया हो। पुलिस अभी कातिल की तलाश कर ही रही थी कि अगले दिन फिर उन्हें एक बॉडी मिलती है। ये सिलसिला रोज का हो जा रहा था, इसलिए पुलिस ने पूरे शहर में ये अनाउंस कर दिया था कि देर रात कोई भी इंसान जंगल वाले रास्ते पर न जाए। इसके बाद मौत का सिलसिला कम जरूर हुआ, लेकिन पूरी तरह से थमा नहीं था। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में रहने वाला सोहम अपनी फ्रेंड रिकी के साथ शिमला घूमने का प्लान बनाता है। एक दिन सोहम रिकी से मिलता है और कहता है, यार रिकी, मैं सोच रहा हूँ अगले हफ्ते मेरा बर्थडे है, तो क्यों ना हम कुछ दिनों के लिए शिमला घुमाएं? बर्थडे की पार्टी भी हो जाएगी और थोड़ा रिफ्रेश भी हो जाएंगे। हाँ, प्लान तो तेरा सही है। वैसे भी पढ़ाई कर करके दिमाग पक चुका है, अब कुछ रिफ्रेशमेंट चाहिए, रिकी ने जवाब दिया। अगले दिन दोनों दोस्त अपनी गाड़ी से शिमला के लिए निकल जाते हैं और वहाँ पहुँचते पहुँचते उन्हें रात हो जाती है। उनकी गाड़ी अपनी रफ्तार पर होती है। जंगल पूरी तरह बर्फ की चादर से ढका हुआ होता है। कहीं कोई शोर नहीं और पूरे माहौल में अजीब सी शांति पसरी हुई थी, जैसे किसी तूफान के आने से पहले की शांति हो। ड्राइव करते करते रिकी काफी थक चुका था। तभी उसे लगता है जैसे कोई साया अचानक तेजी के साथ उसकी कार के सामने से गुजरा हो। वो जल्दी से ब्रेक लगाता है, लेकिन अचानक लगे ब्रेक की वजह से गाड़ी का संतुलन बिगड़ जाता है और गाड़ी एक पेड़ से जा टकराती है, जिसकी वजह से वो बंद पड़ जाती है। रिकी काफी कोशिश करता है गाड़ी को स्टार्ट करने की, लेकिन उसकी कोशिश बेकार हो जाती है।
दोनों फ्रेंड्स गाड़ी से नीचे उतरते हैं और मोबाइल में होटल की लोकेशन को ट्रैक करने लगते हैं। चारों तरफ डरावनी शांति थी, ना किसी इंसान के आने की आहट थी, ना ही किसी जानवर की आवाज। तभी एक हंसी उनके कानों में गूंजती है। अचानक हुई इस आवाज से वे दोनों डर जाते हैं और आवाज की दिशा में देखने लगते हैं। तभी उन्हें एक आकृति दिखती है जो धीरे धीरे उनके पास चली आ रही थी। बेहद करीब आने पर वो देखते हैं कि वो नीली आंखों वाली एक बेहद खूबसूरत लड़की होती है। रिकी उससे पूछता है, अरे मैडम, इतनी रात आप इस जंगल में क्या कर रही हैं? क्या आप भी हमारी तरह रास्ता भटक गई हैं? लड़की ने हंसते हुए जवाब दिया, रात में ही तो शांति होती है, अपनी इच्छा के अनुसार कहीं भी जा सकते हैं। और बाय द वे, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं कोई रास्ता वास्ता नहीं भूली, बल्कि मेरा घर यहीं पास में ही है। और अगर आप दोनों बुरा ना माने तो आज रात आप मेरे घर चलें, क्योंकि ये समय और ये जंगल इंसानों के लिए सेफ नहीं है। सोहम और रिकी उस लड़की की बात मान लेते हैं और दोनों उसके साथ हो लेते हैं। जैसे जैसे वो जंगल के उस रास्ते पर बढ़ रहे थे, मौसम में बदलाव शुरू हो गया था और बर्फीले तूफान से वातावरण सर्द होने लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे मौसम उन दोनों से कुछ कहना चाहता हो, उन्हें आने वाले खतरे से आगाह करना चाहता हो। रिकी को थोड़ा डर का एहसास होने लगा था। वो धीमी आवाज में सोहम से कहता है, सोहम, कहीं हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे? पता नहीं मुझे क्यों डर का एहसास हो रहा है, कहीं हम फंस ना जाएं। चलो ना, हम अपने ही होटल चलते हैं, लोकेशन भी पास में ही दिख रही है। सोहम बोला, यार कितना डरपोक है तू, और कोई बेवकूफ ही होगा जो इतनी खूबसूरत लड़की का ऑफर ठुकराएगा। अब चल ना, जल्दी जल्दी, दिमाग मत लगा। सोहम की बात सुनकर रिकी चुपचाप उस लड़की के पीछे पीछे चलने लगता है। थोड़ी देर में वो दोनों उसके घर पहुंच जाते हैं। बाहर से देखने में घर काफी पुराना लग रहा था, लेकिन अंदर पहुंचते ही उसकी खूबसूरती देखने लायक थी और पूरा घर रोशनी से जगमगा रहा था। तभी वो नीली आंखों वाली लड़की उन दोनों के लिए जूस लेकर आती है, जिसे टेस्ट करने के बाद रिकी कहता है, अगर आप बुरा ना मानो तो एक बात बोलूं, इस जूस का टेस्ट बहुत ही गंदा है और इसमें ब्लड जैसी स्मेल भी आ रही है। रिकी का इतना कहना था कि लड़की जोर जोर से हंसने लगती है। उसकी नीली आंखें खून से लाल हो जाती हैं। उसके हाथों के नाखून बड़े बड़े और नुकीले हो जाते हैं। उसके मुंह से 2 बड़े दांत बाहर निकल आते हैं। पूरा घर जो कुछ देर पहले रोशनी से जगमगा रहा था, अब पूरी तरह खंडहर में बदल चुका होता है। ये मंजर देखकर रिकी और सोहम बेहद डर जाते हैं और डर के मारे चिल्लाने लगते हैं। सोहम घबराते हुए उस लड़की से पूछता है, कौन हो तुम? कौन हो? बोलो, कौन हो तुम? लड़की भयानक आवाज में हंसते हुए बोलती है, मैं हूँ इस पूरे साम्राज्य की मलिका, रक्त पिशाचिनी। बहुत दिन हो गए थे किसी जवान इंसान का खून पिए हुए। आज तुम दोनों का खून पीकर मैं अपनी प्यास मिटाऊंगी। सोहम और रिकी डर के मारे कांपने लगते हैं और उन्हें छोड़ देने की रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन उनकी सारी कोशिशें नाकाम साबित होती हैं। थोड़ी देर में ही रक्त पिशाचिनी उन दोनों के शरीर का सारा खून पीकर उन्हें जंगल के बाहर फेंक देती है। इधर जब सोहम और रिकी अपनी बुकिंग किए हुए होटल में नहीं पहुंचते, तो होटल वाले उनकी फैमिली और पुलिस को सूचना देते हैं। थोड़ी देर में जांच पड़ताल के बाद ही उन्हें सोहम और रिकी की लाश जंगल में मिलती है। दोनों के गले पर वैसे ही होल्स बने थे जैसा कि पिछली मिली हुई डेड बॉडीज के शरीर पर। इस घटना के बाद फॉरेस्ट विभाग और पुलिस मिलकर जंगल के चारों तरफ घेरा लगा देते हैं और अंदर न जाने का बोर्ड लगा देते हैं, जिस कारण लोगों के मरने का सिलसिला कम हो जाता है। लेकिन आज भी कभी कभी किसी जानवर या किसी भटके हुए इंसान की बॉडी जंगल के बाहर मिल ही जाती है। आसपास रहने वालों के अंदर हमेशा ही डर बना रहता है कि कहीं वो रक्त पिशाचिनी जंगल के बाहर आ गई तो।